A very warm welcome indeed to all the future company secretaries. Here I am back in my YouTube channel CS Ignite. आज का हमारा डिस्कशन होगा CS प्रोफेशनल के रिगार्डिंग, जो कि ग्रुप 2 के पेपर नंबर 5 पर होगा, दैट इज़ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉरपोरेट फंडिंग को हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग देखेंगे कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को किस तरीके से कवर करें। अगर इफ़ेक्टिवली देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपके पास अब 28 डेज कल से बच रहे हैं, जो कि अच्छा खासा टाइम होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को रिवाइज करके कम्प्लीटली डन एंड डस्टेड करने का। यहाँ पर मैं आपको 3-4 पॉइंट्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप रिविजन्स को अपने इफ़ेक्टिव कर सकते हैं और साथ ही साथ इस पूरे के पूरे पेपर पे अपना कमांड कर सकते हैं, क्योंकि CFSM एक ऐसा पेपर होगा जिसमें आप इजी स्कोर करके आराम से एग्जाम्शन स्कोर कर सकते हो। मैंने खुद भी इस पेपर में एग्जाम्शन स्कोर किया था और मैं आपको अपना पेपर भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने एग्ज़ाम्स में किस तरीके से राइटिंग स्ट्रैटेजी रखी थी अपनी। अभी के लिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करते हुए सबसे पहला हमारा स्ट्रैटेजी का पॉइंट नंबर 1 होगा, जो कि बात करेगा इस रिगार्डिंग कि किस तरीके से चैप्टर का फ्लो होने चाहिए। जो चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं वो यहाँ पर 6 चैप्टर्स हैं। टोटल 6 चैप्टर्स को किस तरीके से हमें पढ़ना है। सबसे पहला जो आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3, इनका आप एक ग्रुप बना लो। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, चैप्टर नंबर 4 and then chapter number 5 and chapter number 6. This will be the basic rule for these chapters. इसमें आपको चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को मैंने एक साथ रखा है, चैप्टर 4 को अलग रखा है और चैप्टर 5 और 6 को अलग रखा है। इसका रीज़न ये है कि ये लेंदी के बेसिस पे मैंने इस तरीके से सेटल्ड किया है इस चीज़ को। साथ ही साथ अगर आप कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे देखोगे तो भी आपको हेल्पफुल रहेगा ये चैप्टर नंबर इस तरीके से पढ़ने में। पहला रूल तो ये जो था वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा रूल मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ने के लिए। दूसरा रूल जो होगा वो आपको चैप्टर में ही मिलने वाला है। हर चैप्टर के आप कुछ इस तरीके से इफ़ेक्टिव नोट्स क्रिएट करने की कोशिश करें। इफ़ेक्टिव नोट्स में मेरा बोलना है, जैसे मेरा यहाँ पर टॉपिक था बिजनेस इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, तो मैंने बिजनेस इन्वायरमेंट का जो टॉपिक था उस बिजनेस इन्वायरमेंट के टॉपिक को इंटरनल एक्सटर्नल में डिवाइड करके सारे फैक्टर्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको यहाँ पर लिख दिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ये पेपर स्टिक करके इसलिए रख दिया था ताकि मुझे बाद में ये चीज़ को पूरा का पूरा पढ़ना ना पड़े। ये जो इतना बड़ा चार्ट दिया है इंस्टीट्यूट ने, इसे पढ़ना ना पड़े और मैं इफेक्टिवली अपने ही चार्ट से सारे चीज़ को कवर करके आगे बढ़ूँ। इंटरनल एक्सटर्नल के माइक्रो मैक्रो, उसके बाद फिर सारा का सारा इनका जो भी पार्ट्स है, सब पार्ट्स है, वो सारे सब पार्ट्स को मैंने इस तरीके से लिखा था। माइक्रो के जो भी पार्ट्स थे उसका मैंने एक्रोनिम बना दिया था, PCMCS। इस तरीके से कुछ भी अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, जैसे नेस्ले डिप मैंने बनाकर रखा था मैक्रो का। तो इस तरीके से आप पहले तो चार्ट भी बना सकते हो ताकि आप इफेक्टिवली एक चैप्टर को रिवाइज कर सको। ये मैंने टॉपिक वाइज आपको दिखा दिया कि किस तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो मैंने यहाँ पर भी इसका यूज़ किया है काफ़ी अच्छे तरीके से और चैप्टर को ईजी बनाने का कोशिश किया है। आगे मैं आपको और भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर विजन और मिशन का टॉपिक था, जो कि एक काफ़ी कंफ्यूजिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने एक साइड विजन को रखा और एक साइड मिशन को रखा और उसके बाद टॉपिक्स को कवर किया। फॉर एग्जाम्पल इस साइड मैंने जैसा कि लिखा है, इस साइड मैंने मिशन को कवर किया और इस साइड मैंने विजन को कवर किया। मिशन और विजन वाले टॉपिक को साथ ही साथ मैंने यहाँ पर सब पॉइंट में डिवाइड करते हुए लिख दिया था हर टॉपिक को, ताकि वो याद रह जाए, मुझे बाद में टॉपिक बुक से ना पढ़ना पड़े, क्योंकि बुक से पॉइंट रिवाइज करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी जाती है। यहाँ पर देखिए मैंने पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड इस तरीके से 4 पॉइंट्स बना दिए। प्रोसीजरल स्टेटमेंट होता है, ये MCA का
MC जेनिन ने क्या स्टेटमेंट दिया था, अपने डेफिनेशन को, एक फॉर्मल डेफिनेशन को भी रखा साथ में, इसका मिशन स्टेटमेंट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, मिशन स्टेटमेंट को डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारा चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये मेरा एक इफेक्टिव आंसर बन जाएगा अगर मेरा मिशन स्टेटमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है तो। सेम मैंने यहाँ पर विजन स्टेटमेंट के लिए किया है कि किस तरीके से क्या क्या होता है, फीचर्स क्या है, इसके पर्पस क्या है। फिर फीचर्स में भी मैंने फैक्ट इज का एक्रोनिम बना लिया था। इस तरीके से मैंने चैप्टर को कवर करने की कोशिश की थी। उसके बाद अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर आपको दिखेगा अगला कि मैंने किस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के रिगार्डिंग लिख करके रखा है। ये अगर मैंने एक बार ये टॉपिक इस तरीके से अपने चार्ट बुक में बना दिया ना, तो इस तरीके से चार्ट बुक में बनाने के बाद ये मुझे बुक के ओर ले जाने को वापस से मजबूर नहीं करता था। इतना मेरे लिए इफ़ेक्टिव बन जाता था ये कि इसके बाद मुझे बुक देखने की ज़रूरत नहीं होती थी। इतना में ही मेरा सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाता था। इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन के रिगार्डिंग सारा पॉइंट्स लिख दिया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। फिर उसके बाद फाइनेंशिंग डिसीजंस के रिगार्डिंग, डिविडेंड डिसीजंस के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहीं पर था। और यही मुझे एक 1 डे बिफोर रिविजन्स वाले में सबसे इफेक्टिव वे में काम किया था। इसके बाद मैं आपको अगर दिखाऊं तो मैंने इस तरीके के नोट्स भी बनाए थे जो कि आपको पॉटर जेनरिक स्ट्रैटेजीज के रिगार्डिंग है। ये पॉटर जेनरिक में क्या था, कॉस्ट लीडरशिप था, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी था, फोकस स्ट्रैटेजी था। अब वहाँ पर ना बहुत सारे पॉइंट्स थे कि किस तरीके से किनको किनको क्या क्या बोला जाता था अलग, जैसे नीश स्ट्रैटेजी भी इसे कहा जाता था फोकस स्ट्रैटेजी को, तो वो मैंने वहाँ पर लिख दिया। फिर उसके साथ फोकस स्ट्रैटेजी नीश स्ट्रैटेजी को अलग अलग था, डेवलपमेंट क्या हुआ था उसमें इस तरीके से मेंशन कर दिया था। इसके कुछ टाइप्स क्या हैं वो मैंने यहाँ पर इस तरीके से मेंशन किए। लो कॉस्ट फोकस स्ट्रैटेजी, डिफरेंशिएशन फोकस स्ट्रैटेजी, उसके क्या क्या पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स है, वो मैंने डाल दिए। उसके बाद मैंने साथ ही साथ यहाँ पर तीनों का प्रो कॉन्स साथ ही साथ मेंशन कर लिए हैं फ्रॉम बुक्स रीड वंस। इस तरीके से मैं जहाँ पे लिख नहीं पाता था वहाँ पे इस तरीके से मेंशन भी कर देता था कि मुझे बुक देखना है इस टॉपिक में। बट बाकी चीज़ के लिए अब मुझे ये पूरा का पूरा पॉटर जेनरिक के लिए मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती बुक। इस तरीके से मैंने इफेक्टिव रिवीजन करने की कोशिश की थी SM के पेपर में। उसके बाद मैं आपको बताऊं अगर तो ये जो था ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मुझे किया। ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए सबसे बेस्ट था। इसमें मैंने क्या किया था, जो भी हमारा इंडेक्स था चैप्टर का सब पॉइंट डिवाइडेड वाला, हर इंस्टीट्यूट मैट में जो इंस्टीट्यूट ने दिया है पेज नंबर वाइज सारे टॉपिक्स को कवर किए, मैंने सारे के सारे टॉपिक्स को यहीं पर लिख दिया। और ये जो एक दिन 1 नाइट बिफोर जो रिवीजन था उसमें काफ़ी इफेक्टिव तरीके से काम आया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के रिगार्डिंग लिख दिया, डिसिप्लिन दैट डील्स विद द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे चीज़ें लिख दिए। 4 फेजेस ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लिख दिया, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, फॉर्मेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। तो इसके अलावा मुझे और कहीं बुक में फिर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बुक में ये 1 नाइट बिफोर के लिए मैंने प्रिपेयर किया था और ये काफ़ी ही अच्छे तरीके से मेरे को काम आया था। साथ ही साथ मैंने ट्राई नॉट गेट टू एन केस स्टडी बेसिस। एक्चुअली में हमारे बुक में इंस्टीट्यूट ने काफ़ी सारे केस स्टडीज़ दे करके रखी हुई है और इन केस स्टडीज़ के साथ हम लोग फंस के रह जाते हैं। केस स्टडीज़ का मतलब अगर आप देखोगे तो केस स्टडीज़ आने की चांसेस है बुक में इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम्स में। मैं ये नहीं डिनाई कर रहा हूँ कि केस स्टडी आने के चांसेस नहीं है, बट द थिंग इज़ अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस जो भी आएंगे आपके वो सारे के सारे आपको टॉपिक डिस्क्राइब करने वाले ही आएंगे और उसी टॉपिक से किसी एक टॉपिक से आपको केस स्टडी दे दिया जाएगा। अब मैं अगर आपको बताऊं तो आप देखो तो जो भी बुक में केस स्टडी दिए हुए हैं उन केस स्टडी को आपको इस तरीके से याद रखना है कि उसका एग्जाम्पल कहाँ पे कोरिलेट कर रहा है, बस वो देख लो आप। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि केस स्टडी कहाँ पर कौन सा है, किस टॉपिक में कौन सा है। अगर आप ये याद करने जाओगे तो वो एक पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी, ठीक है। इससे बेटर है कि आप जो भी केस स्टडी है उस केस स्टडी का थॉरो रीडिंग ले लो और थॉरो रीडिंग ले करके अंडरस्टैंडिंग बना लो। अब अंडरस्टैंडिंग बनाने के बाद मैं आपको एक और चीज़ अगर प्रैक्टिकल वे में बताऊं तो
इंस्टीट्यूट के पास बहुत सारे टॉपिक्स है कवर करने को, सारे टॉपिक्स इंस्टीट्यूट नहीं कवर कर पाएगी। इतने कम मार्क्स के लिए जो हमारा इंस्टीट्यूट पूछ रहा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को, इतने में अगर वो केस स्टडी भी कंप्लीटली केस बेस्ड क्वेश्चंस भी दे रही है इंस्टीट्यूट के केस बेस्ड से, तो वो इंस्टीट्यूट के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। बट द थिंग इज़ केस बेस्ड एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो मेरे भी टर्म में आया था और आपको उसमें भी ध्यान देना होगा, उसी में आपको मेन फोकस रखना है। केस स्टडी के नेम याद करने से ज़्यादा आप केस एप्लीकेशन को याद करने की कोशिश करो कि केस कहाँ पे अप्लाई होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होगा वो मैं अगर आपको बताऊं तो एक चीज़ काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है एग्ज़ाम में, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है ना कम्प्लीटली एक प्रैक्टिकल नहीं थ्योरी बेस्ड पेपर है, ठीक है। इस थ्योरी बेस्ड पेपर में होगा क्या आपके साथ, आप एग्ज़ाम में कभी कभी फंस जाओगे टॉपिक को लेकर के कि टॉपिक में पूछ क्या रहा है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। वहाँ पर आपको अपना इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए ये ध्यान देना है, टॉपिक को कैच करने का कोशिश करना है कि ये एक्चुअली में ये 6 चैप्टर में से कौन से चैप्टर्स है। अगर वो आपको चैप्टर क्लिक कर गया और अगर आपको टॉपिक क्लिक कर जा रहा है बस, तो आप उस टॉपिक के बारे में लिख करके आ जाओ। आपको भले ही वो पूरा क्वेश्चन आता हो या नहीं आता हो, बस आप कोशिश करो कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सको और उस बेसिस पे आप कम से कम एटलीस्ट टॉपिक को लिख करके आओ एग्ज़ाम में, आपको मार्क्स मिलेंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि कुछ टॉपिक्स मुझे हर जगह नहीं आ रहा था, उसके बाद भी मुझे उसमें पेपर में मार्क्स मिले। अब इसके बाद मैं आपको अपना पेपर दिखाता हूँ कि मैंने अपने पेपर में किस तरीके से लिखा था, कुछ टॉपिक्स जो भी थे उस टॉपिक्स को मैंने किस तरीके से कवर किया है। ये मेरा कॉपी है जून 2024 का, जिस अटेम्प्ट में मैंने मॉड्यूल 2 दिया था और सिंगल अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ था। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो था बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के बारे में दिया हुआ था। उसमें मैंने पूरा का पूरा चीज़ों को डिफ़ाइन किया क्लियरली, ठीक है। फिर मैंने टॉपिक्स को भी डिफ़ाइन किया। उसके बाद उसमें स्टेप्स पूछा था, तो मैंने स्टेप्स को हाईलाइट करते हुए एक एक स्टेप को जिस तरीके से सीक्वेंस में लिखा हुआ था उसका 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन देते हुए और आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर देखिए हर टॉपिक का मैंने सीक्वेंस वाइज जो भी स्टेप्स थे उसको सीक्वेंस वाइज लिखा, उसका हर 2 लाइन का डेफिनेशन लिखा और आगे बढ़ा। इसी तरीके से मैं अगर आपको आगे का पेपर दिखाऊं तो आगे के पेपर में आपको दिखेगा यहाँ पर इन्वायरमेंटल चेंजेस के रिगार्डिंग बात किया गया था कि इन्वायरमेंटल चेंजेस किस तरीके से इम्पैक्ट ऑन द होल इंडस्ट्री और फर्म ड्यू टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होता है वो मैंने दिखाया था, ठीक है। ये जो था एक अनएक्सपेक्टेड टाइप का क्वेश्चन था, रिटेल इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के रिगार्डिंग पूछ दिया था इंस्टीट्यूट ने, तो ये मैं वहाँ पर सोच समझ करके खुद के हिसाब से मैंने अपने वहाँ पे लिखा था पेपर में। उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर 3 इंडस्ट्री का पूछा था, तीनों इंडस्ट्री का मैंने लिखा था उसी तरीके से। यहाँ पर एक अच्छा खासा जो क्वेश्चन था वो लीडरशिप के रिगार्डिंग पूछा गया था। तो लीडरशिप मैंने जब टॉपिक देखा था तो मुझे मे का डेफिनेशन याद था। ये मे जो थे वो राइटर अच्छे खासे फिलोसोफर थे, उनका मुझे डेफिनेशन याद था, तो मैंने वो डेफिनेशन सबसे पहले तो डाला। उसके बाद फिर उनका रोल ऑफ लीडरशिप पूछा गया था मुझे, तो रोल ऑफ लीडरशिप मैंने एक एक करके पॉइंट सारे लिख दिए थे। ये मैंने जिस तरीके से लिखा है ये सही तरीका नहीं है, ये थोड़ा आप और ज़्यादा स्पेसिंग ले करके आपको लिखना चाहिए। बट मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने सारे पॉइंट्स को लिखते हुए हाईलाइट करते हुए और उसका एक एक लाइन का डेफिनेशन लिख करके आगे बढ़ा था। उसके बाद फिर मैं अगर आपको दिखाऊं तो शॉर्ट एनालिसिस मुझे पूछा गया था, तो शॉर्ट एनालिसिस के रिगार्डिंग मैंने बताया स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट होता है। फिर उसके बाद पर्पस ऑफ शॉर्ट एनालिसिस बता दिया था, उसके रिगार्डिंग फिर मैंने अपना कंक्लूजन देते हुए आंसर बनाया था। उसके बाद फिर शॉर्ट एनालिसिस के रिगार्डिंग और भी चीज़ें आगे पूछी गई थी, तो उसको भी मैंने इसी तरीके से लिखते हुए आगे बढ़ा था। उसके बाद मैं आपको अगर दिखाऊं तो रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस मुझे दिया गया था
कभी कभी क्वेश्चंस में ना डायरेक्टली लिख देता है रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो, तो रिपोर्ट फिर एक रिपोर्ट का फॉर्मेट में आपको बना करके देना पड़ेगा सेक्शंस के अकॉर्डिंग कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 क्या क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर वो रिपोर्ट जो है आपको एक कंक्लूजन्स के साथ ख़त्म करना होता है। तो मैंने उसी तरीके से दिया था और फिर लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स डालने का कोशिश किया था, बट यहाँ पे एग्जामिनर को पसंद नहीं आया था तो उन्होंने 0 अलॉट किया है। बट ऊपर उसी क्वेश्चंस में के पार्ट में 2 नंबर और यहाँ पर एक 3 नंबर टोटल दिया था मुझे। शायद ये क्वेश्चन जो था 5 नंबर का था, टोटल 3 नंबर मुझे अलॉट हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो था वो था CSR के ऊपर। तो CSR के ऊपर जो क्वेश्चन था उसको मैंने फॉर्मली लिखा कि कितने परसेंट, क्या फॉर्मेशन ऑफ कमिटी, क्या क्या CSR इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट रोल ऑफ बोर्ड फॉर CSR, वो क्या क्या होता है, तो वो मैंने लिखा, एक्सप्लेन किया, पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद एडिशनल रोल क्या होते हैं वो मैंने अलग लिखे। फिर उसके रिगार्डिंग ये था मेरा, इस तरीके से मैंने कॉपी अपना दिया था। मतलब पॉइंट को जो है सेपरेटली लिखने की कोशिश करो, पॉइंट्स को जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करके लिखने की कोशिश करो। एक्चुअली में मैंने अपने पेपर में सबसे पहले CF अटेम्प्ट किया था और SM के लिए मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम था नहीं, तो मुझे जो जो समझ में आया जहाँ पर वो मैंने लिखने की कोशिश की, बट क्लियरिटी के साथ लिखा। क्वेश्चंस को पढ़ लेता था मैं अच्छे से कि कहाँ पर रिपोर्ट लिखने के बारे में बोल रहा है, कहाँ पर और क्या क्या लिखने के बारे में बोल रहा है। जहाँ पे स्टेप्स पूछ रहा है वहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है उससे मैं स्टिक करके उसके बाद सारे स्टेप्स को जो है फॉलो करते हुए लिखूं, ताकि ऊपर नीचे ना हो पॉइंट्स, क्योंकि स्टेप्स में जो है वो सब काफ़ी मायने रखता है कि स्टेप्स आप एक सीक्वेंस में लिखो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा 2-2 लाइन 3-3 लाइन का डेफिनेशन, इस तरीका का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन वाले भी क्वेश्चंस आएंगे कि रिटेल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किस तरीके से इफेक्ट करता है इन्वायरमेंटल चेंज, वो डालना था मुझे, तो वो भी मैंने डाला। तो इस तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए भी आपको इंस्टीट्यूट रेडी रखने को बोल रही है इन टाइप के क्वेश्चंस दे करके। तो सबसे इफेक्टिव तरीका यही होगा कि अभी आप सबसे पहले जो है चैप्टर वाइज जो आपका मैंने बताया, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 को साथ में करो, 4 एक सेपरेट करो, 5 और 6 को अलग करो। इस तरीके से रिविजन्स करने की कोशिश करिए। साथ ही साथ एक्रोनिम्स बनाइए। साथ ही साथ आप अपने चैप्टर्स में जितना भी फ्लो है उस फ्लो चार्ट को याद करने की कोशिश करिए कि जो फ्लो है चैप्टर का एक्चुअली में है क्या। अगर आप SM के पेपर में एक चैप्टर का फ्लो अगर अंडरस्टैंड कर जाओगे ना, तो आप चैप्टर पे आराम से कमांड कर सकते हो। तो वो फ्लो को आप मत टूटने दो और वो फ्लो को आप ध्यान में रखने की कोशिश करना है एग्जाम में। तो भाइयों, ये था एक छोटा सा स्ट्रैटेजी वीडियो ऑन द SM पेपर। CF पर भी मैं बहुत ही जल्दी वीडियो लाऊंगा। एग्जाम से कुछ ज़्यादा टाइम है नहीं, बट मैं जल्दी से जल्दी एक वीडियो CF पर भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये CF के पेपर में भी मैं आपको अपना प्रैक्टिकल पेपर दिखाऊंगा, जो मैंने एग्ज़ाम्स में लिखे हैं वो पेपर दिखाऊंगा। साथ ही साथ इसी तरीके के चैप्टर्स के पेयरिंग लेकर के आऊँगा कि कौन से चैप्टर को किसके साथ मर्ज करके पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगा, जैसे कि किस तरीके के नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए, न्यूमेरिकल को किस तरीके से हैंडल करना है एग्ज़ाम्स में, न्यूमेरिकल के लिए किस तरीके की प्रैक्टिस होनी चाहिए लास्ट मोमेंट पे। ये सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूं अपने नेक्स्ट वीडियो CF के पेपर के लिए। तो आपका CF SM डन एंड डस्टेड हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू गाइज हैव लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहूं जो कि इफ़ेक्टिव पढ़ाई करने में आपको हेल्प करे। और जितने भी लोग SM टाइप के पेपर से डर रहे थे वो शायद से इस वीडियो के बाद अपने डर को भूल जाएंगे और काफ़ी अच्छे से इस पेपर की प्रिपरेशन में लग पाएंगे।